वो अब्दुल जिसको कहा जाता है कि अब्दुल को टाइट करने के लिए नरेंद्र मोदी को बार बार वोट दिया जाता है, वो अब्दुल जो एक सेनेटर बन सकता है। अमेरिका की सेनेट में ये व्यक्ति जाएगा, पहली बार कोई मुस्लिम चुना जाएगा। Abdul El Sayed grew up as Michigan's you get. अभी तक की जंग जीते हैं, नवंबर में उनको और बड़ी लड़ाई अभी लड़नी होगी, लेकिन दुनिया बदल रही है, आप और मैं देख रहे हैं और इस बदलती दुनिया का हिस्सा भी बन रहे हैं। ज़ोहरान कवामे ममदानी नाम तो सुना होगा। जी हाँ, न्यूयॉर्क के रॉक स्टार मेयर ज़ोहरान का जो इफ़ेक्ट है, उनका जो असर है, वो सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं है, पूरे अमेरिका या मैं कहूँगी पूरी दुनिया में फैल रहा है। ज़ोहरान के न्यूयॉर्क के मेयर बनने के बाद जिस तरह का एक राजनीतिक ज़लज़ला अमेरिका ने देखा, उसी तरह का एक और ज़लज़ले के लिए अमेरिका तैयार हो रहा है। इजिप्शियन एथनिसिटी के एक अब्दुल हैं। जी हाँ, अब्दुल, वही अब्दुल, वो वाला अब्दुल नहीं, पंक्चर बनाने वाला या ताला बनाने वाला या बीजेपी आईटी सेल का अब्दुल। वो अब्दुल जिसको कहा जाता है कि अब्दुल को टाइट करने के लिए नरेंद्र मोदी को बार बार वोट दिया जाता है, वो अब्दुल जो एक सेनेटर बन सकता है। जी हाँ, एक बड़ा सांसद, एक ऐसा ताकतवर व्यक्ति जो पहली बार अमेरिका की सेनेट में ये व्यक्ति जाएगा, पहली बार कोई मुस्लिम चुना जाएगा प्राइमरी इलेक्शन में, यानी इसकी बहुत प्रबल संभावना है। प्राइमरी इलेक्शन में अमेरिका में आप जानते हैं कई स्तर की चुनाव होता है, उसके बाद आखिरकार वो जो कैंडिडेट है उसका चुनाव होता है। तो प्राइमरी यानी कि उसी की पार्टी के अंदर पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए ये चुनाव हुआ, जिसमें अब्दुल अल सैयद, उन्होंने मिशिगन डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत लिया है सेनेट के लिए, तो सेनेटर बन जाएंगे नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं। ये एक ऐसा राजनीतिक जलजला है जिसको मैं अब आपको अगले कुछ मिनटों में समझाऊंगी। ये सिर्फ ये एक अब्दुल की जीत नहीं है, ये एक अब्दुल के अमेरिका के सेनेट में जाने की संभावना नहीं है, बल्कि इजराइल की भारी हार है। इजराइल की भारी हार है। एपेक जो संस्था है वहाँ पर, जिसने कम से कम 60 से लेकर 80 मिलियन डॉलर, आप इसको रुपए में कन्वर्ट कीजिए कि आईएनआर में कितना हुआ, ये 60 से लेकर 80 मिलियन डॉलर खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट पर, लोगों की आंख पर पट्टी बांधने के लिए। और कहा गया कि अगर मिशिगन में ये व्यक्ति चुना जाता है, मिशिगन का अब्दुल चुना जाता है, तो एक टेररिस्ट स्टेट बन जाएगा, हर व्यक्ति को बुर्का ओढ़ना होगा, हर कॉलेज और स्कूल वो मदरसा बन जाएगा, वही इजराइल का पुराना मॉडल। और ये सब कुछ लग रहा है आपको कि ये तो भारत में सुनी कहानी है। जी हाँ, ये इजराइल मॉडल पूरी दुनिया में जहाँ नफ़रत और हिंसा फैलानी हो, वहाँ इजराइल का, और ख़ासकर ये बहुत ही जो ख़तरनाक ज़ायनिस्ट लॉबी है उसका, इस लॉबी का हर जगह ये असर होता है। भारत में भी इसका असर देखने को मिलता है। और उस खबर पर मैं चर्चा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो गया है जो इजराइल की वकालत करता है। तो आप ये सोचिए कि ज़बरदस्त हार हुई है न सिर्फ कि इजराइल की, बल्कि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ कैंपेन करने वाले लोगों की, ईरान जंग में अमेरिका का पैसा फूकने के ख़िलाफ़ भी ये पूरा जो कैंपेन है। एक सेनेटर के लिए ये प्राइमरी का जो इलेक्शन हो रहा है और आखिरकार नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार से इनका मुकाबला होगा। लेकिन इसमें सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इस चुनाव में, चुनाव है अमेरिका का, चुनाव है मिशिगन स्टेट का, लेकिन जो असर पड़ रहा है वो किस तरह से ईरान में इस वक्त जंग हो रही है पिछले लगातार कई महीने से, फरवरी के महीने से, और साथ साथ फ़िलिस्तीन में लगभग 3 साल से जो नरसंहार हो रहा है। तो ये अब्दुल भी हैं, अब्दुल अल सईद जो हैं, ये भी पूरे तरीके से एक डॉक्टर हैं। और सबसे ज़बरदस्त लगा इस पूरे चुनाव कैंपेन को, मैं पहले भी इस पर एक बातचीत करना चाहती थी, इस पूरे कैंपेन को जब देख रही थी, अपने आप में काफ़ी, मैं कहूँगी, उत्साहवर्धक ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप लगातार देखते रहिए। ये कोई आम चुनावी प्रक्रिया नहीं है। मुझे लगता है कि भारत में भी कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हों जो चुनावी प्रक्रिया को हिंदू मुस्लिम से अलग कर कर वही बोरिंग स्पीचेस उसी तरीके से स्टेज पे खड़े होकर कुछ लोगों को बसों में भर कर बुला लेना, कुछ किराए के लोग, कुछ अपनी मर्ज़ी से आए हुए लोग, और बहुत ही एक तरह से एक रिवायती तरीके से और बहुत ही एक रस्म अदायगी जैसा ये चुनावी कैंपेन होता है। मुझे लगता है जैसा हमारी जेन-ज़ी ने जिस तरह का कैंपेन और जिस तरह का आंदोलन जंतर मंतर पर किया था, उसी तरह से आप ये देखिए कि ये जो अब्दुल हैं,
ये इन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे लगातार ये कहते रहे कि मैं डॉक्टर हूँ। उसके अलावा अलग अलग जो मशहूर गाने हैं वहाँ पर अंग्रेज़ी के, उन गानों पर नाच कर, उन गानों पर परफॉर्म करके उन्होंने आम लोगों का, युवा लोगों का, सबका दिल जीता। सिर्फ वहाँ का मुस्लिम समुदाय नहीं, सिर्फ अरब समुदाय नहीं, ब्लैक कम्युनिटी नहीं, बल्कि पूरे मिशिगन में जिस तरह से, हालांकि बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है क्योंकि इनके सामने जो उम्मीदवार खड़ी हुई थी वो पूरे तरीके से प्रो इज़राइल थी और लगातार लोगों को, आप सोचिए, 60 से 80 मिलियन डॉलर के एड्स दिखाए गए इस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए। तो ये प्रोग्रेसिव पब्लिक हेल्थ एडवोकेट हैं और एक पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल की तरह पहले भी मिशिगन में काम कर चुके थे। इससे पहले के सेनेटर के लिए वो खड़े हुए इस पद के लिए और प्राइमरी इलेक्शन के लिए, तो उससे पहले उनका एक तरह से स्थापित एक रिकॉर्ड था, एक प्रूवन रिकॉर्ड था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा। तो अब बड़े बड़े कारोबारियों को, बड़े बड़े ऐसे लोगों को जो इजरायली लॉबी जिनको तैयार करती है और पूरे तरीके से अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनकी डिफेंस पॉलिसी है, इसके अलावा जो अंदरूनी राजनीति भी है, उसमें पूरे तरीके से ये कहा जाता है, एक संस्था का नाम है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी, एपैक। इसके ज़रिए, एपैक के ज़रिए पूरी अमेरिकन पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश होती है। जब आपसे कोई पूछता है कि वाकई ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे, जो ख़ासकर मैं यहूदी नहीं कहना चाहती, यहूदी लोग हर तरह के होते हैं, जिस तरह से मुसलमान हर तरह के होते हैं, ईसाई या हिंदू हर तरह के होते हैं। मैं ख़ास तौर से कहना चाहती हूँ कि बहुत जहरीली जो ये ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी मुखालफत मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यहूदियों को बिल्कुल एक ब्रश से नहीं रंगना चाहती, यहूदी हर तरह के होते हैं। और बर्नी सैंडर्स ने इनका समर्थन किया था। जी हाँ, बर्नी सैंडर्स जो माने जाते हैं कि वामपंथी और सोशलिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, वो डेमोक्रेट सोशलिस्ट अपने आप को कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखता है लेकिन चाहता है कि जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कंट्रोल में हों, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन है चीज़ों का, कंपनियों का और हमारे रिसोर्सेज का, वो कम से कम होना चाहिए। उन्हीं के पूरे तरीके से एक तरह से वो उस्ताद हैं और वो उनके चेले हैं, बिल्कुल ज़ोहरान ममदानी उन्हीं की तर्ज पर ये देखिए कि दूसरा कैंडिडेट जीता है। ये बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है उन लोगों के लिए जो कि अमेरिका में जो दक्षिणपंथी राजनीति है, जो कि ईरान के, फ़िलिस्तीन के, मुस्लिम दुनिया के जो और माइनॉरिटीज़ हैं, जो पीपल ऑफ कलर कहलाते हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिकन्स हों या अफ्रीकन्स हों या बाकी साउथ एशियंस भी, हमारे और आपके जैसे लोग, वो भी उन सब के खिलाफ राजनीति करते हैं। एक जो वाइट पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, मेजॉरिटेरियन वाइट अमेरिका वाली पॉलिटिक्स, इस सब के खिलाफ है उनके लिए काफ़ी उत्साह वाला। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक तरह से ये काफ़ी ख़तरनाक खबर है क्योंकि नवंबर में अगर सेनेट उनके हाथ से निकल जाती है, और ये जो सीट है ये बहुत महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, अगर सेनेट का कंट्रोल वो खो देते हैं और रिपब्लिकन कैंडिडेट उनके हार जाते हैं अब्दुल के हाथों, तो ये एक बड़ा, मैं कहूँगी एक बड़ा सेटबैक होगा और राष्ट्रपति रहने के बावजूद भी ज़्यादातर फैसले वो अपनी मर्ज़ी से नहीं ले पाएंगे। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप इसको इस तरह से भी देखिए कि इज़राइल किस तरह से लगातार जो अमेरिका का अंदरूनी मामला है उसमें पूरे तरीके से कितना इन्वॉल्व्ड है। और ये उन लोगों के लिए भी बड़ी खबर है जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही, आप सोचिए, आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जो पिछला यानी कि पिछले राष्ट्रपति थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो भी, उनका फैसला भी फ़िलिस्तीन को लेकर या ईरान को लेकर बहुत अलग नहीं था। और ये जो पूरी ज्यूश लॉबी है, पूरी ज़ायनिस्ट लॉबी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट पे भी हावी रहती है। और उस वक्त जबकि चुनाव हो रहा था, पिछला राष्ट्रपति का चुनाव, मैं उस वक्त अमेरिका में ही मौजूद थी और मैंने कई अरब लोगों से वहाँ बातचीत की और बहुत हैरान होंगे आप ये सुन के कि बहुत से लोगों ने, बहुत अरब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, खासकर मिशिगन स्टेट में, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये ऐसा राष्ट्रपति है जिसने ये वादा किया है कि वो तमाम तरह की जंगों पर रोक लगा देगा। तो उनको लगता था कि इनको चुने जाने के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बना दिया जाता है तो फ़िलिस्तीन की जंग रुक जाएगी। और मासूम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे दिया था, ये बिना जाने हुए कि और नई जंगों की शुरुआत होगी, क्योंकि आपको याद है कि वॉर प्रेसिडेंट नहीं, पीस प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने को प्रोजेक्ट किया था। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर ही आप देखिए, ये राइट की तरफ न मुड़कर ये लेफ़्ट की तरफ, यानी कि एक वामपंथ की तरफ, लेफ्टिस्ट विचारधारा की तरफ बढ़ता हुआ एक ये कदम है। ज़ोहरान ममदानी के बाद जो अब्दुल हैं, उनका जीतना ये बहुत ही बड़ी ख़बर है। अगर वो जीत जाते हैं तो अमेरिका के इतिहास के पहले मुस्लिम सेनेटर होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये किसी भी राजनीतिक ज़लज़ले से कम नहीं है, क्योंकि जो बदलाव की शुरुआत है वो एक चीज़ से होती है
यही बात यहाँ भारत में को लेकर कही जा रही है। मैं प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू सुन रही थी डिकोडर पर, और उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए कि अभी जो आप देख रहे हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट आपने जंतर मंतर पर देखा और इसमें लाखों की तादाद में लोगों ने भाग लिया, ये सिर्फ अभी एक झांकी है, क्योंकि इसका जो असर है वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अन्ना आंदोलन कैसे 2011 में हुआ, इलेक्शन 2014 में हुआ, 2011 के आंदोलन का असर 2014 में देखने को मिला। तो इसी तरीके से जो बदलाव है वो धीरे धीरे होता है। ज़ोहरान ममदानी के बाद अब ये अब्दुल जो हैं, अब्दुल का जीत जाना अपने आप में बहुत बड़ी ये खबर है। इजिप्शियन अमेरिकन है ये, और बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्डिस दोनों प्रोग्रेसिव नेताओं का उनको समर्थन मिला। और आप ये देखिए कि प्रो इज़राइल जो ग्रुप हैं, एपेक, उसको हरा कर वो यहाँ पहुँचे। एपेक के लिए शायद उनके इतिहास का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका जो माना जाता है कि दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी इकॉनमी है, न सिर्फ कि आज बल्कि दुनिया के मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी इकॉनमी है, उसमें एक सेनेटर की हैसियत एक डॉक्टर को मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपके ट्रेडिशनल नेता नहीं है वो एक ऐसे नेता हैं जो डॉक्टर थे, हेल्थ प्रैक्टिशनर थे, हेल्थ ऑफिसर थे, और उसके बाद राजनीति में कदम रखा। तो लोग भी नई तरह के नेताओं को चुनना चाहते हैं। एक तरह की जो होप ज़ोहरान ममदानी ने दी थी, वही होप, मुझे लगता है वही उम्मीद पूरे अमेरिका में फैल रही है। और साथ साथ ये भी देखिए आप कि ये वो व्यक्ति है कि जो फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है इज़राइल के हाथों, उसको जेनोसाइड कहता है। अमेरिका में इस शब्द के अराउंड काफ़ी बड़ी राजनीति होती है कि क्या आप जो हो रहा है फ़िलिस्तीन में, इज़राइल जो कर रहा है, क्या आप उसको जेनोसाइड कहते हैं या नहीं कहते हैं। और इस पर लगातार कहते रहे हैं ज़ोहरान ममदानी के नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल हैं, उनको जेल में होना चाहिए, और अगर वो न्यूयॉर्क आए तो ज़ोहरान उनको अरेस्ट करेंगे। इसी तरह से अब्दुल भी ये कहते हैं कि जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है वो नरसंहार है। ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरे तरीके से उनके खिलाफ भी जा सकता था। जो इज़राइल को पसंद करने वाले लोग हैं वो उनके खिलाफ भी वोट कर सकते थे, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने ये स्टैंड लिया है। बर्नी सैंडर्स ने खासकर इस चुनाव में ये भी स्टैंड लिया कि हम इस चुनाव में कैंपेन ये कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, जो नरसंहार हो रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, ईरान में जो जंग चल रही है वो जंग भी रुकनी चाहिए। तो ये आप सोचिए कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो बड़े पैसे, बिग मनी की ताकत के आगे कितना झुक गई है। और फिर से मैं कहूँगी कि इंस्टाग्राम एक ऐसे सत्ता परिवर्तन के टूल के तौर पर उभर रहा है। अभी हमने कॉकरोच जनता पार्टी में भी यही देखा। पहले कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप और फेसबुक से नरेंद्र मोदी आए थे और इंस्टाग्राम से नरेंद्र मोदी जाएंगे। उसी तरह से ये मैं कह रही हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ अब बहुत आइसोलेशन में नहीं रह सकती है। एक ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका में कुछ हो रहा है उसका भारत में असर ना हो, या भारत में हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल इंटरनेट से जुड़ी हुई ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है और ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा एक तरीके से हिस्सा बन गया है। तो ये बाहरी फंडिंग जो है हमेशा जीत की गारंटी नहीं होगी। हमेशा इजरायली और ये ज्यूश और ज़ायनिस्ट लॉबी जो चाहेगी अमेरिका में नहीं करा पाएगी। ये इस बात का भी एक रिकॉर्ड है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि माइक रॉजर्स जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार, उनका सामना करेंगे नवंबर में ये जो अब्दुल हैं। अब ये देखना होगा कि वाकई क्या ऐसा हो पाता है, क्योंकि अब देखिए पत्रकार भी वहाँ के, इनको मैं पढ़ रही हूँ, एरिक डॉर्चरी ये कह रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम सोशलिस्ट अब्दुल अल सईद ने सिर्फ किसी तरह से ये जीत रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद ये कहते हैं कि किस तरह से ये बहुत नुकसान की बात हुई है। अब्दुल ने अंडर परफॉर्म किया, अब्दुल को बुरा भला भी कह रहे हैं, और इसके अलावा वो तमाम तरह से ये कह रहे हैं कि कैसे अब्दुल वॉज सिंपैथेटिक व्हेन द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान डाइड, यानी कि सुप्रीम लीडर की जब हत्या कर दी गई थी तब उनसे हमदर्दी जता रहे थे। और ये कह रहे हैं कि वो साइकोटिक हैं, सोशलिस्ट हैं, जो कि रिपब्लिक, हमारे रिपब्लिक को कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने का, हमारे गणतंत्र को ख़त्म करने का काम करेंगे। इसके अलावा अब कैंपेन कर रहे हैं पूरी तरीके से और कह रहे हैं वोट माइक रॉजर्स, मेक मिशिगन रेड, ब्लू के बजाय रेड बनाइए। तो ये देखिए तमाम तरह से किस तरह से उनको एक टेररिस्ट बताने की कोशिश की गई, इस्लामिक रूल, शरिया रूल बताया गया कि वो लग जाएगा। इस तमाम कैंपेन को हरा कर किस तरह से अब्दुल ये जंग जीते हैं, अभी तक की जंग जीते हैं। नवंबर में उनको और बड़ी लड़ाई अभी लड़नी होगी, लेकिन दुनिया बदल रही है, आप और मैं देख रहे हैं और इस बदलती दुनिया का हिस्सा भी बन रहे हैं।